हे एवरीवन, सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। हम लोगों ने ब्लड का कंपोजिशन पढ़ा है, आरबीसी पढ़ा है, डब्ल्यूबीसी पढ़ा है। आज हम लोग प्लेटलेट्स पढ़ेंगे। तो प्लेटलेट्स से स्टार्ट करते हैं। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम भी पता होना चाहिए, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, तो इसको हम लोग इनिशिएटर ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड बोलते हैं, क्योंकि इसी की वजह से ब्लड का क्लॉटिंग होता है। और इसका खास बात इसका शेप, अच्छा ये वाला चीज़ मार्क कर लेना। यहाँ पे देखो इसका शेप कैसा होता है, ओवल और राउंड स्ट्रक्चर इसका होता है। इस चीज़ को मार्क कर लेना, ये वाला ओवल और राउंड स्ट्रक्चर। प्लस ये क्या होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। जैसे आरबीसी था, आरबीसी में भी न्यूक्लियस नहीं था, लेकिन डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस था। हम लोगों ने देखा था डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस था, प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका नंबर 2 लाख टू 4 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर। इसका मतलब सबसे ज़्यादा होता है आरबीसी, जिसका मिलियंस में नंबर था। उसके बाद सेकंड नंबर आता है प्लेटलेट्स का, जो कि लाख में है। और उसके बाद आता है डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी का हम लोगों ने देखा था कुछ 1000 में उसका नंबर था। अच्छा, इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, रेड बोन मेरो में। इसका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, सबसे कम इसका लाइफ स्पैन होता है 3 से 5 दिन। और ये डिस्ट्रॉय कहाँ पे होता है, स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, तो ये एक हल्का फल्का आइडिया था, इसको रटने का ज़रूरत नहीं है, बस एक बार पढ़ लेना है इसको। ठीक है, पढ़ लेना है, मतलब समझ लेना है, दैट्स इट। अब यहाँ पे देखो फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे एक चीज़ हम बता देते हैं, क्लॉटिंग को हम लोग कोआगुलेशन भी बोलते हैं। मतलब कि वो जो खून जम जाता है ना, जैसे कि कुछ कट लग गया तो वहाँ पे देखना ब्राउनिश डार्क ब्राउन का जम जाता है, उसको हम लोग क्लॉट बोलते हैं। उसको हम लोग क्लॉटिंग को कोआगुलेशन भी बोलते हैं। तो उसका नाम प्लस यहाँ पे पॉइंट्स दिख रहे होंगे 1 2 3 4। ये पॉइंट्स को अगर ऐसे ही समझाने जाएंगे ना तो रट्टाफिकेशन हो जाएगा। इस पॉइंट्स को ना डायग्राम के फॉर्म में दिखाया हुआ है, और उसको समझना एक तो बहुत आसान है, प्लस उसको समझ लेने से हो जाएगा काम। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम एक चीज़ मार्क करके रखे, वो मार्क कर लेना कि विटामिन के से बनता है प्रोथ्रोम्बिन। अब ये प्रोथ्रोम्बिन क्या है, हम लोग देखने वाले हैं कि प्रोथ्रोम्बिन क्या है। इस वाले डायग्राम के बारे में बात कर रहे थे। तो देखो सबसे पहले क्या होगा कि इंजियर्ड टिश्यू एंड प्लेटलेट्स, जहाँ पे भी कट लगा हम लोग का, तो वहाँ पे टिश्यू कैसा, वहाँ का टिश्यू इंजियर्ड हो गया। और जो प्लेटलेट्स है वहाँ का, वो लोग रिलीज़ करेगा थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है, तो जो इंजियर्ड टिश्यू और प्लेटलेट्स है वो रिलीज़ करेंगे थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज को हम लोग और क्या क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन या फैक्टर 10, ये इसका नाम है एक्स्ट्रा। तो ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा, ये जो प्रोथ्रोम्बिन हम लोग के ब्लड में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, प्रोथ्रोम्बिन ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। प्रोथ्रोम्बिन एक इनएक्टिव फॉर्म है जो कि ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। तो इस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बोकाइनेज कैल्शियम आयन के मदद से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, जो कि एक्टिव होता है। ठीक है, तो प्रोथ्रोम्बिन हो गया इनएक्टिव और थ्रोम्बिन हो गया एक्टिव। तो थ्रोम्बिन के आगे प्रो लगा दो तो प्रोथ्रोम्बिन, मतलब पहले, थ्रोम्बिन से पहले। अच्छा, ये जो प्रोथ्रोम्बिन है, ये प्रोथ्रोम्बिन हम लोग के बॉडी में बनने के लिए विटामिन के का ज़रूरत होता है। ठीक है, हम लोग जब अभी मार्क करवाए थे ना विटामिन के वाला बात, तो ये इस प्रोथ्रोम्बिन को बनाने में विटामिन के का हेल्प आता है। अब सुनो, यहाँ कैल्शियम आयन को हम ब्लू कलर का पेन से राउंड करके रखें, मार्क कर लो। एग्ज़ाम में हम 2 बार तो देख चुके हैं कि मैचिंग में पूछ दिया कि ब्लड क्लॉटिंग, और उसमें कैल्शियम आयन दूसरे साइड, मैचिंग के दूसरे साइड कैल्शियम आयन भी था और पोटेशियम आयन भी था। तो सही आंसर होगा कैल्शियम आयन। क्लॉटिंग के लिए कैल्शियम आयन का होना ज़रूरी है। प्रोथ्रोम्बिन बनाने के लिए हम लोग को विटामिन के का ज़रूरत होता है, लेकिन क्लॉटिंग के लिए कैल्शियम आयन बहुत ज़रूरी। कैल्शियम आयन पूछा गया एग्ज़ाम में, वो भी रिपीटेडली पूछा गया, रिपीट कर करके पूछा गया, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैल्शियम आयन वाला बात। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। अब क्या हुआ, तो थ्रोम्बोकाइनेज यहाँ पे दिख रहा है, थ्रोम्बोकाइनेज और कैल्शियम मिलके प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर दिया थ्रोम्बिन में। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, थ्रोम्बिन और कैल्शियम आयन मिलके फिब्रिनोजेन, ये भी इनएक्टिव, ये सॉल्यूबल होता है, मतलब कि ब्लड में घुला हुआ रहता है, इसको कन्वर्ट करेगा इनसॉल्यूबल फिब्रिन में। अब ये फिब्रिन घुलेगा नहीं तो क्या करेगा, नेटवर्क फॉर्म करेगा, स्टिकी थ्रेड्स का नेटवर्क फॉर्म करेगा, और आरबीसी में इसमें आके अटक जाएगा और क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो स्टेप है इसको अभी हम डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे वेसल जो है वो डैमेज हुआ, ये डैमेज्ड एरिया दिख रहा है। यहाँ पे देखो प्लेटलेट प्लग बना, और यहाँ पे देखो फिब्रिन थ्रेड, यहाँ पे आरबीसी इस जगह पे दिख रहा है,
आरबीसी और ये प्लेटलेट का प्लग जो है वो मिलके थ्रेड जैसा ट्रैप बना दिया, ठीक है, और इसी को हम लोग क्लॉट बोल रहे हैं, आरबीसी एंड फॉर्म अ क्लॉट, ठीक है। तो अब ब्लड को हम लोग जानते हैं, हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते थे, ब्लड का प्लाज्मा, दूसरा कॉर्पस्कल्स। कॉर्पस्कल्स में क्या क्या आता है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। और प्लाज्मा में से अगर हम लोग प्रोटीन, फिब्रिन निकाल देते हैं तो फिर क्या बचता है, सीरम बचता है। ये चीज़ भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो जो क्लॉट है, क्लॉट क्या होता है, ये जो कॉर्पस्कल्स है प्लस ये जो फिब्रिन है ये मिलके बनाता है क्लॉट, ठीक है। और सीरम बच के रह जाता है, सीरम का क्लॉट से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे देखो ब्लड क्लॉटिंग को टेस्ट ट्यूब में कैरी आउट किया गया है। तो ये है ब्लड, ब्लड में सब कुछ है, कॉर्पस्कल्स प्रेजेंट है, फिब्रिन थ्रेड्स प्रेजेंट है, सीरम प्रेजेंट है। लेकिन जैसे ही क्लॉट बनता है, क्लॉट को हम लोग थ्रोम्बस भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही क्लॉट का फॉर्मेशन होता है तो क्लॉट में क्या क्या आ जाएगा, क्लॉट में फिब्रिन आ जाएगा प्लस जो भी कॉर्पस्कल्स है वो आ जाएंगे और बच के आ जाएगा, सीरम बच जाएगा। इस तरह से क्लियर लिक्विड सीरम वो क्लॉट से अलग रहेगा, ओके। अच्छा, एक रॉन्ग नोशन के बारे में बात किया है कि हम लोग सोचते हैं कि जब ब्लड का एक्सपोजर एयर में होता है, मतलब जब हवा हम लोग के घाव में लगता है तभी क्लॉटिंग होता है। लेकिन ये बोलना थोड़ा गलत है, होता तो है उस समय क्लॉटिंग, लेकिन अगर कोई रफ सरफेस है, जैसे कि क्लॉटिंग का कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट अगर है तो उस केस में भी क्लॉटिंग हो जाता है। मतलब कि सपोज ये ब्लड का वेसल है, यहाँ पे इस जगह पे सपोज यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जम गया है, ठीक है, इस वाले एरिया में कोलेस्ट्रॉल जम गया है। तो अब क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से रफ सरफेस हो गया, ये यहाँ पे क्लॉटिंग हो जाएगा, इस जगह पे क्लॉटिंग हो जाएगा। अब देखो कि क्या हुआ, एक यहाँ पे इसका डायमीटर ब्लड वेसल का इतना है, लेकिन यहाँ पे डायमीटर कितना कम हो गया है, यानी कि इस जगह पे ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और अगर ये वाला क्लॉट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये हो सकता है कि यहाँ से ब्लड ही ना फ्लो कर पाए। इसीलिए कोलेस्ट्रॉल का लेवल जैसे एक एज के बाद कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक करवाते रहना चाहिए, ताकि हम लोग को ठीक से पता चले कि हम लोग के बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट क्या है, क्योंकि ये हम लोग के बॉडी के लिए ख़तरनाक है। अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज्ड है तो ये हम लोग को नुकसान कर सकता है बहुत। तो ये एक तरह से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, पर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, डेली लाइफ में काम आने वाला इन्फॉर्मेशन है, इसलिए इसको जानने में कोई हर्ज नहीं है। नेक्स्ट है एक जेनेटिक डिसऑर्डर जिसको हेमोफीलिया कहा जाता है। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, इसमें जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन होता है ना, उसका लैक होता है। मतलब जिस आदमी को हेमोफीलिया का बीमारी है उसमें ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ब्लड क्लॉट ही नहीं होगा, कहीं पे भी थोड़ा सा चोट लगेगा तो पूरा ब्लड बहते रहेगा। और अगर इंटरनल इंजरी हो गया तो हो सकता है कि उस आदमी को जब तक पता लगे तब तक बहुत देर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए हेमोफीलिया एक खतरनाक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब कि ट्रांसमिट होता है, ये पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसमिट होता है। अच्छा, और प्लेटलेट्स का नंबर कब नीचे जाता है। अच्छा, ये तो हो गया कि ब्लड क्लॉट कब नहीं होता है, जब ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन एब्सेंट होता है तब ब्लड क्लॉट नहीं होता है। दूसरा, ब्लड क्लॉट कब नहीं होता है, अगर नंबर ऑफ़ प्लेटलेट्स का काउंट बहुत ज़्यादा लो हो जाए तो भी मतलब कि ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता है। और प्लेटलेट्स का नंबर कम कब हो जाता है, वायरल डेंगू फीवर, यानी किसी को अगर डेंगू हो जाता है उस केस में भी प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाता है। बहुत जन को तो प्लेटलेट्स चढ़ाना भी पड़ता है, ठीक है। और इस डेंगू के वजह से दिल्ली के अंदर बहुत सारे जान गए हैं, 1996 का बात है। बहुत सारे लाइफ लॉस हुआ है लाइफ का डेंगू फीवर की वजह से। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने क्लॉटिंग के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में कुछ बातें जानी है। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग ये सब चीज़ से हट के, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट से हट के अब हम लोग ब्लड ग्रुपिंग वगैरह के बारे में थोड़ा जानेंगे, ठीक है। तो इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ओके, बाय।